जय हिंद। चलें देखते हैं आज राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय से आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या कह सकते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, फिर इसके बाद आप वीडियो देखने का काम करें, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर आगे है, राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों से भी उत्पादित जो चीज़ें होती हैं या सेवाएं होती हैं उनको भी प्रदान करे तो उसे भी शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है देश में जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो विदेशों से प्राप्त हो रहा है, जो विदेशों से पैसा आ रहा है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और फिर आगे है, एक चीज़ देखिए महत्वपूर्ण है इसमें, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में जो अंतिम वस्तु होती है, जैसे कपास है ये मध्यवर्ती वस्तु है, उससे कपड़ा बना तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगा, ठीक है। समोसा है तो उसमें आलू मध्यवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह से जिससे बनता है वो मध्यवर्ती हो जाता है, जो बनकर तैयार हो जाता है वो अंतिम हो जाता है, उसका मूल्य ही इसमें माना जाता है। क्योंकि मध्यवर्ती का मूल्य जो है अंतिम वाला एक बार दे चुका है, ठीक है, तो उसको नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, फिगर में दिया हुआ है आलू है ना, और आलू को मध्यवर्ती वस्तु माना गया, जबकि उससे कोई चीज़ बन गया है तो अंतिम वस्तु हो गया है ना। चलिए आगे देखें। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी आता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी विभाग या संगठन द्वारा ही की जाता है। ये क्वेश्चन बहुतों बार आया है, ठीक है, कईयों बार ये क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग या संगठन करता है, ठीक है। स्थापना इसका जो है 1 मई मतलब मई दिया है, मई 1951, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, आधारित होते हैं, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन इसमें किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। प्राथमिक में आपका कृषि वगैरह आ जाएगा, जो चीज़ें भगवान हमको गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में या निःशुल्क उपहार के रूप में दिया है, जिससे कोई पैसा हमको नहीं चुकाना पड़ता है, वो प्राथमिक में आते हैं। जैसे कृषि है ना, खनिज है, पेट्रोलियम है, इसका पैसा हम देते हैं? नहीं देते हैं। जो भी चीज़ें हैं, मिट्टी है, कुछ भी हो, पानी है, ये सब प्रकृति ने एक उपहार के रूप में हमको दिया है, गॉड गिफ्टेड होता है, और उसको किस में गिना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर द्वितीय क्षेत्र जो उसको हम निकाल कर कोई निर्माण का कार्य करते हैं, है ना। जैसे कृषि से हमने मतलब अनाज पैदा कर लिया, अनाज को फिर हम ले जाकर क्या करते हैं? पीसते हैं या उससे कुछ बनाते हैं तो निर्माण का कार्य हो जाता है। जब उसको बेचते हैं तो तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा का कार्य हो जाता है। जैसे कपास है, कपास प्राथमिक में आ जाएगा, लेकिन उसको जब हम ले जाएंगे कपड़ा बना देंगे वो द्वितीयक में हो जाएगा, और कपड़वा को बेच देंगे तो तृतीयक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे ज़्यादा हमको जो आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो तृतीय क्षेत्र से होती है, ठीक है। तो तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कभी भी क्वेश्चन में पूछे अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है कितने क्षेत्रों के तहत किया जाता है, कितने क्षेत्रों का किया जाता है? तो 3 क्षेत्रों का, इतना आप ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। चलिए, और तृतीय क्षेत्र में हो जाता है सेवा। सेवा का मतलब 2 तरीके से होता है सेवा, एक वस्तुओं के द्वारा सेवा और एक
जो आपके काम को आसान बना दे वो सेवा, ठीक है। दो तरीके से सेवा होता है, एक वस्तु द्वारा, एक जो आप महसूस करते हैं और आपके काम को आसान बना दे, ठीक है। जैसे देखिए, आप पढ़ने जाते हैं तो आप सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कोई वस्तु आपको नहीं दी जाती। लेकिन आप समोसा खरीदने जाएंगे तो आप समोसा लेकर आएंगे, ये नहीं सूंघ कर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है, कपड़ा लेने जाएंगे तो कपड़ा देख कर नहीं आएंगे बल्कि उसको लेकर आएंगे, ये वस्तु सेवा हो जाएगा। और जब कोई आपको गाइडेंस करता है, आपको कोई शिक्षा देता है, आपको किसी कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, तो किस में आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। हाँ, अब एक चीज़ और, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित। प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चे माल होते हैं, जैसे देखिए कृषि है, पशुधन है, खनन है, पशुपालन जितना होता है वो भी सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, चाहे मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो, ये जो गाय भैंस का पालन हो, बकरी पालन हो, फिर आगे कह सकते हैं जो ये चिड़ियाघर में तमाम सारे जीव जंतुओं को पालते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र में देखें, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर आधारित होता है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे लौह इस्पात, खनिज को निकाल दीजिए, लौह इस्पात बना दीजिए, है ना। वस्त्र बना दीजिए, कृषि से कपास को लेकर उद्योग धंधे उस पर खड़ा कर सकते हैं, है ना। वाहन लोहा से बनता है, बिस्किट आपके कृषि के तहत जो अनाज वगैरह होता है उससे बन जाता है, केक इत्यादि चीज़ें ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यानी जो प्राथमिक वाले पर डिपेंडेंट होता है वो द्वितीय क्षेत्र आ जाता है। फिर आगे देखिए तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे यातायात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी बनाइए, जब तक उसको आप परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं, सड़ जाएगा वहीं पर, उससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। बीमा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए यहाँ हिस्सेदारी कितनी है, सेवा क्षेत्र का कितना है, 55%, है ना, इस तरह से दिया है। और बाकी का देखिए 19 और 26 इस तरह, 19 कृषि का, 26 आपके द्वितीय क्षेत्र का। तो इस तरह से आप एक ग्राफ के तहत भी जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिगर में दिया है आलू, आलू प्राथमिक में हो गया और वहाँ जाकर कुछ बन रहा है, बन रहा ना, फिगर में देखिए कुछ बन रहा, मान लीजिए चिप्स से बन रहा हो, और फिर गाड़ी के माध्यम से दुकान दुकान पर पहुँचा दिया गया, ये सेवा हो गया। तो इस तरह से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो इसकी गणना की जाती है चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, दोनों पर की जाती है। आधार वर्ष इस समय पूछता है कि कौन सा आधार वर्ष लिया गया है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी के तहत आता है आधार वर्ष, ठीक है। इस समय जो आधार वर्ष 2017-18 है और पिछला आधार वर्ष जो था 2011-12, ठीक है। आगे देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को कैसे मापते हैं, यानी एक एक व्यक्ति की जो आय है वही प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, और जो राष्ट्र की पूरी आय है वो राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय को अगर ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, आ जाता है, ठीक है। और इस समय सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा का है, 4,30,081 रुपया, और बिहार का सबसे कम है 40,982 रुपया, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। देखें सबसे पहले राष्ट्रीय आय का, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 के दौरान की गई थी, ठीक है। और 20 रुपये इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये बताई थी। VKRV राव ने 1931-32 में पहली बार इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति आय को आकलित किया था और 62 रुपये इन्होंने बताया था, ठीक है। आगे ये देखते हैं यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 67-68 में, अरे ये तो वही चीज़िया है, हालांकि यहाँ फोटो सहित है फोटो सहित है, आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल कार्नर में, और बीच में जो है ये लॉर्ड कर्जन है और इधरियन बगलियाँ VKRV राव हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, घर के अंदर यानी आपके देश के अंदर, ये देखिए घरेलू सीमा दिया गया है, ठीक है। सीमा, और सीमा के अंदर जैसे सिर्फ स्थलीय सीमा नहीं, जलीय सीमा अगर है तो वो भी इंगित किया जाता है इसमें, ठीक है। देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा जो उत्पादन होता है और जो सेवाएं होती हैं उसका अंतिम मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है। यानी अपने देश वाला होगा उसको भी इसमें इंगित किया जाएगा, और विदेशिया कोई होगा विदेश वाला, वो भी अगर यहाँ पर उत्पादन करता है तो उसको भी इसमें गिना जाता है। लेकिन अपने देश का कोई बाहर जाकर उत्पादन कर रहा तो उसको नहीं गिना जाता है, ठीक है, उसको नहीं गिना जाता है। आगे समुद्री सीमा 12 न्यूटिकल मील्स यानी 22 किलोमीटर तक माना जाता है। एक एनएम बराबर 1852 मीटर। ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखते हैं एनडीपी। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें क्या होता है, जैसे एनडीपी अगर निकाला होता तो जीडीपी जीडीपी में से मूल्य ह्रास को या डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, शुद्ध निकल जाता है ना। तो उसको बोलते हैं, घटा देंगे शुद्ध निकल जाएगा। फिर आगे देखिए जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। अब देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स यानी अपने देश वाला और माइनस एम विदेश वाला। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं एक्स जो भारतीयों को इंगित करता है और विदेश को एम से इंगित कर रहा है। तो देखिए अगर जीडीपी आपका 150 रुपया है, प्लस कोई बाहर से कमा कर ला रहा 80 रुपया, और यहाँ कोई कमा रहा है अपने भारत में कोई विदेशी कमा रहा 50 रुपया, तो 50 रुपया ही माइनस कर देंगे। तो जब 50 रुपया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 150 और 80, 150 और 80 कितना हो जाएगा 130 रुपया, और 50 जब माइनस कर देंगे 180 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो 180 रहा, यानी जो अपने भारत वाला और विदेश वाला कोई कमा कर लाया, तो 180 रुपया यही शुद्ध निकल जाता है, ठीक है। शुद्ध यही सकल निकल जाता है, सकल। और इसी में से जब ह्रास को घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, शुद्ध निकल जाता है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा, और अगर उसमें से ह्रास को घटा देंगे शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। हाँ यहाँ देख सकते हैं आप एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें देखें कैसे निकलेगा, जैसे एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी ह्रास को। अगर जीडीपी में से ह्रास को घटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाएगा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में से एनडीपी घटा दिया जाए, मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाएगा। जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए यानी टूट फूट जो हुआ है उसको घटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, इसका बनेगा। तो जब इसमें से आप घटाएंगे ना तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। उसमें सकल घरेलू उत्पाद बनेगा पहले वाले में जीडीपी में, और जब उसमें से मूल्य ह्रास को घटाएंगे, टूट फूट को घटाएंगे, कमी या घाटा को घटाएंगे, तो उसमें आपका बन जाएगा एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखें अब जीएनपी, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट,
ग्रास नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, उसमें से जब ह्रास को घटाएंगे यानी डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो उसमें निकलेगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल यानी कहने का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए बाकी अब अगली वीडियो में और कुछ चीज़ें जैसे प्रति व्यक्ति आय वगैरह है जिसको निकालना बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।